हमने देखा था कि हम डिफरेंट तरीक़ों से CSS को लिंक कर रहे थे. One was inline, another was internal, and then we have external. सेम प्रोसीजर इसमें भी है, यानी आप उसी डॉक्यूमेंट में भी जावास्क्रिप्ट को लगा सकते हो, आप एंड में भी लगा, यानी एक एक्सटर्नल फाइल को भी लगा सकते हो. सही. अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट को लगाने के लिए सिंपल सा सीन ये है कि आप जिस जगह चाहो, जिस एरिया में चाहो लगा सकते हो इसको. कैसे? मिसाल के तौर पे इसको लगाने का तरीका ये है कि आप एक स्क्रिप्ट का टैग लगा दोगे. आपने लगा दिया, अब जहां दिल करे ये चलेगा. सही. यानी इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है कि आप ऊपर लगा रहे हो नीचे लगा रहे हो, नहीं. लेकिन मसला कहाँ पर आएगा कि फॉर एग्जांपल आपने ऊपर लगा दी स्क्रिप्ट, उसके बाद जो चीज़ें आएंगी उनके ऊपर वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी. मैंने स्क्रिप्ट लगाई, अब आप बोल रहे हो कि ये काम हो, तो स्क्रिप्ट तो ऊपर लग गई और वो चीज़ें आ रही बाद में, तो ये उसके ऊपर सही तरीके से फंक्शनैलिटी नहीं अप्लाई कर पाएगी. तो बेटर अप्रोच ये है कि आपकी स्क्रिप्ट हमेशा या तो बॉडी के एंड में होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि वो जितने HTML के टैग्स हैं पहले वो रेंडर हों, उसके बाद उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट लगे. अगर आपने पहले स्क्रिप्ट लगा दी, वो बाद में रेंडर हो रहे होंगे, आपको मसला करेगा. सही हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक काम करके देखते थे जिसको कहते हैं आप अलर्ट. मैंने कहा भाई हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ गया. सही है. अच्छा जी, अब आप देखो कि मैं अगर इसी हेलो वर्ल्ड को Ctrl+X यहाँ पर भी लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल रहा है. बट कन्वीनियंट वे क्या है कि आप स्क्रिप्ट को हमेशा एंड में रखो. ये तो क्या हो गया भाई, जैसे वो इंटरनल CSS, इंटरनल CSS था, ये क्या हो गया, इंटरनल स्क्रिप्ट हो गई आपकी. यहाँ तक कोई मसला? अब अगर इसी चीज़ को मैं एक्सटर्नल फाइल में लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं बना दूंगा app.js. जावास्क्रिप्ट की फाइल बन चुकी है. अब मुझे फाइल जब लिंक करवानी होगी तो मैं स्क्रिप्ट लगाऊंगा, इसको एड्रेस दे दूंगा app.js. अब पहला मसला ये आता है कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि आया जो मैंने एड्रेस दिया वो सही है भी कि नहीं. तरीका क्या है, कंट्रोल प्रेस करोगे और इस नेम पे क्लिक करोगे. अगर ये आपको एग्जैक्ट उसी फाइल पे ले गया, दैट मीन्स आपने सही एड्रेस दिया है. यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब इसी अलर्ट को मैं यहां पर यूज करके देख लेता हूं भाई. मैंने कहा अलर्ट और मैंने लिख दिया हेलो फास्टियंस. तो ये पहले वाला हेलो वर्ल्ड चल रहा था. हेलो. अब अलर्ट का एक मसला क्या है कि जब तक आप इसको ओके नहीं करोगे ये आगे वाली किसी चीज को रेंडर नहीं होने देगा. आप देखो जो पहले वाला हेलो वर्ल्ड आया था, मैंने उसको ओके नहीं किया था, उसकी वजह से हेलो फास्टियंस भी नहीं आया. इसको मैंने जानबूझ के पहले छोड़ा हुआ था बिल्कुल, ताकि एटलीस्ट आपको ये फंक्शनैलिटी समझ आ सके कि जब तक आप इसको नहीं पूरा करोगे, यानी इसका फंक्शनल कंप्लीट नहीं होगा, ये आगे जाने ही नहीं देगा आपको. ये चीज़ क्लियर है? कोई मसला? अच्छा, अब हमारे पास अलर्ट का ये एक भाई है जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट. क्या कहते हैं? आ जाओ देख लेते हैं भाई प्रॉम्प्ट क्या करता है. अब भाई देखो, कोडिंग डजंट मीन कि आप रटे मारो. आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास कोड एडिटर्स इतने एक्सटेंसिव आ गए हैं कि वो आपको हर चीज़ बताते हैं कि चीज़ किस लिए है. ऑल यू हैव टू डू मस्ट रिमेंबर इट्स यूजेज. इसको यूज़ कैसे करना है, रटे मारने वाला कोई सेंस नहीं होता मेरे भाई. सही. अब देखो, अगर हम प्रॉम्प्ट के ऊपर देखो, मैंने खाली कर्सर लाया, वो आपको खुद बता रहा है कि भाईजान आप 2 पैरामीटर लोगे,
जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, एक नल भी हो सकता है। सही है। चलो मिसाल के मैं काम करता हूं, मैं पहले इसको एम्प्टी रखता हूं खाली। सही है। देखो क्या कर रहा है, दोबारा देखो रिफ्रेश करते हैं इसे। एक प्रॉम्प्ट तो आ गया है, लेकिन इनपुट वाला प्रॉम्प्ट आ गया एक तरीके से। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? सही है। अच्छा जी, अब वो जो स्ट्रिंग वाली बात कर रहे हैं ना, वो देखो। तो अब देखो मैसेज में आपको बता रहा है। सही हो गया, पहली चीज क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा था कि इसके दो पैरामीटर्स हैं, ऐसा कहा था ना। अब देखो पैरामीटर क्या होता है ये भी आगे एक्सप्लेन करूंगा जब फंक्शन आएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे समझ लो कि दो किस्म की वैल्यू लेता है या देता है, ऐसे समझ लो खाली। सही है। तो मैंने लिख दिया उसामा। तो अब अगर आप नोटिस करो तो उस इनपुट फील्ड के अंदर पहले से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? उसामा। दैट मीन्स जो पहला पैरामीटर है वो उसके ऊपर एक हेडिंग टाइप का आ रहा होगा जो बता रहा होगा कि इस इनपुट में मुझे ये चीज़ चाहिए। जो सेकंड पैरामीटर है वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपने कुछ सेट करवा दी होगी, जिससे यूजर को एटलीस्ट ये पता लग रहा होगा कि मुझे इनपुट इस किस्म का देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि राइट योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो अगर मैंने शुरू में +92 लगा दिया, यूजर को ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि भाई मुझे नंबर के अंदर +92 देना है। मैंने नंबर में अगर डैश डाला है तो यूजर को पता लगेगा मुझे डैश देना है। इस किस्म की कन्वीनियंट वे के लिए ये चीज़ें पहले यूज होती थी। आएगा आएगा आएगा, रुको जरा सब्र करो। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अब भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस किसने पढ़ी हुई किसी भी किस्म की? अच्छा, जिस तरीके से आप किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवाते हो, तो हमारे पास एक स्क्रीन होती है जो ब्राउज़र के बैक पे चलती है, जिसे आप कंसोल कहते हो किस्म का। सही। ब्राउज़र के लिए जो उसकी अंडरस्टैंडेबल वे है वो है कंसोल, जो कि एक डेवलपर के लिए समझ लो पूरी दुनिया है। रीज़न ये है कि यूज़र को मुझे एक चीज़ नहीं दिखानी और मुझे खुद देखनी है, किस लिए? ताकि मैं कोड को डिबग कर सकूं, उसको टेस्ट कर सकूं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या इनपुट आ रहा है या मुझे क्या आउटपुट देना है। जब मैं क्या आउटपुट दे रहा हूँ तो मैं उसको पहले टेस्ट करूँगा, देन आगे यूज़र को दूंगा। डायरेक्ट दूंगा गड़बड़। कहानी समझी? कि मिसाल के तौर पे लेट सपोज मुझे एक यूज़र ने अपना नेम दिया है और मैंने उसको कैपिटलाइज करना है, तो पहले मैं उसको कंसोल पे देखूंगा कि मेरे पास चीज़ आ रही क्या है, ताकि मैं उसे उस हिसाब से दिखा सकूं जैसे यूज़र को चाहिए। सही है। उस चीज़ को क्या कहेंगे? कंसोल। अब भाई नज़र कहाँ पर आएगा? आप इंस्पेक्ट करेंगे। आजा भाई, 2 मिनट इसको साइड पे खोल लेते हैं। ये देखो कंसोल लिखा हुआ आ रहा है। सही हो गया। अब अगर आप नोटिस करो, मैं इसको थोड़ी देर कमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा console.log हेलो, आप देख सकते हो हेलो लिखा हुआ आ गया। कोई मसला? तो भाई 3 चीज हो गई हमारे पास, अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, कंसोल हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं अपने इस प्रॉम्प्ट को खोल देता हूं और मैंने उसामा की वैल्यू दे दी। इस वैल्यू को मैं रखूंगा कहां पर? आप आए, आपने कोई भी वैल्यू दी, दैट मीन्स आई नीड टू स्टोर इट समवेयर। स्टोरेज के लिए आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है वेरिएबल्स हैं क्या भाई? वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स, इट्स लाइक अ बॉक्स। लाइक जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी कोई चीनी वीनी लाई तो किसी डब्बी में रखती है ना, इसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन आई एंड यू नीड टू स्टोर इट समवेयर, आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। से क्या चीज ब्राउजर में होगा आपके। सही है, आगे बढ़े। अच्छा भाई, अब मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया वार यूजर नेम। सही है, और
मैंने कहा यूज़र नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और देन इसी यूज़र नेम को मैंने कंसोल में दिखा भी दिया। अब स्टेप बाय बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं क्या। मैंने कहा हेलो उस्मान, तो आप देख सकते हो वही चीज़ प्रिंट हो गई। इसको कंसोल को हेलो वही जूम हो गया, सही है। अब क्लियर है? अच्छा जी, अब देखो हुआ क्या, किसी भी वेरिएबल के मामले में हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप फॉलो करते हो। पहली चीज, ये वार के कीवर्ड बता रहे कि एक वेरिएबल है, सही हो गया। दूसरा, उस वेरिएबल को आप एक नाम दोगे जो कि उसका आइडेंटिफायर हो, सही। ये जो मैंने किया है स्टेप, ये खाली वार यूजर नेम रखा है, इसे कहते हो आप डिक्लेरेशन। आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जस्ट। ये जो हमने किया है इसको आप कहते हो असाइनमेंट। आपने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, यानी मैं अगर ये चीज ना भी रखता तो मैं यूजर नेम इक्वल टू उसामा भी लिख दूं, इट्स द सेम थिंग, सही। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और यही सेम काम हम इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि लाइक दिस। क्या आप असाइनमेंट और डिक्लेरेशन दोनों एक ही स्टेप में कर दें आप, सही हो गया? कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, तो ये चीज़ें तो समझ आ गई। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, अब मैं थोड़ी देर कंसोल पे रहता हूँ ताकि चीज़ें सिंपल वे में और इजियर रहे हमारे लिए। मिसाल के तौर पे मैंने एक यूज़र नेम रखा इक्वल्स टू उसामा, सही। अब मुझे मालूम करना है कि इसकी टैब क्या है। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है तो आपके पास इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, बहुत कुछ है आपके पास। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, सही। मुझे इसकी टाइप मालूम करनी है क्या है भाई। आप सिंपल लिखोगे टाइप ऑफ, उसके अंदर इसे पास करोगे तो आपको क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है। अच्छा, मैंने कहा वार नम इक्वल टू 1.23 ब्ला ब्ला कुछ भी दे दिया, सही सही। इसी तरीके से तो क्या पता लगा भाई, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी हैं डेटा की। जावास्क्रिप्ट में नंबर होता है, नैन है, अनडिफाइंड है, फॉल्स है, और भी क्या कहती हैं यार, जीरो होगी, और क्या कहते हैं यार, 5-6 थी, नल भी है, हाँ एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगा, सही है। उसकी जो नेचर है वो नंबर है, सही है। अच्छा भाई, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा, अब बात करते हैं ये जो प्रॉम्प्ट वाली कहानी में कर रहा था, ये सब कुछ कराया मैंने प्रॉम्प्ट के लिए। अब देखना, मैंने कहा भाई यूजर नेम लो, सही है, और सिंपल मैं जो भी दे रहा हूं मुझे उसकी टाइप दिखा दो, सही है।
मैंने कहा उसामा, स्ट्रिंग दिखा दिया। मैंने कहा 1, स्ट्रिंग दिखा रहा है, मुझे 1 के स्ट्रिंग टाइप नहीं चाहिए, 1 तो नंबर आना चाहिए ना। दैट मीन्स प्रॉम्प्ट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो हर चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है। अगर आप लोग को याद हो तो जब हम प्रॉम्प्ट पे कर रहे थे, देखो वो टाइप क्या बता रहा है, इसकी डिफॉल्ट टाइप स्ट्रिंग होगी। दैट मीन्स यू नीड टू कन्वर्ट इट। सही हो गया, ये चीज़ समझ आती है। अच्छा भाई, अब डिफरेंट तरीके हैं आपके पास, जैसे कि आपने नंबर लगाया, इसके अंदर डाल दिया, मैंने कहा 1 2, हो गया नंबर में कन्वर्ट। मेरा तरीका समझ आया, कोई टेंशन, थोड़ी देर में हो जाएगी। अच्छा ये, अब दूसरा तरीका देखो। ओह सॉरी, %, सही है, इसको कैंसिल करता हूँ मैं। मैंने कहा 1.45 नंबर दिया उसने, सही है। एक और काम कर लेते हैं भाई, साथ में नंबर देख भी लेते हैं कि नंबर आ रहा क्या है, सही है। यार 2 सेकंड, गलत कर दिया मैंने, यूज़र नेम लिखा था, वही कह रहा हूँ मैं, गलत कर दिया कंसोल मैंने। अच्छा देखो, मैंने खाली एम्प्टी दिया, नैन दे रहा है, और इस नैन की वजह से उसकी टाइप क्या है, नंबर। यानी अगर मैंने जो पहले समझाया वो इसीलिए समझाया था, कहानी समझ आई। अच्छा जी, अब हमने दिया 1.56, उसने आपको 1 दिया, रीजन आपने पार्स इंड किया हुआ है। अगर आप मिसाल के तौर पे दोबारा देखो, अब ये मैंने नंबर दिया ना, तो मैं अगर इसमें 1.67 दूंगा ना, ये डायरेक्ट दे देगा। अगर यानी फ्लोट है तो फ्लोट, नंबर है तो नंबर, दोनों टाइप्स को टैकल करेगा। लेकिन पार्स इंट क्या करेगा, जो भी नंबर दोगे उसको इंटीजर बना के देगा। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उसको इग्नोर कर देगा, सही है। इसी तरीके से एक और भाई है हमारे पास, जिनका नाम है, ओहो सॉरी, पार्स फ्लोट। हमने कहा 8.999, बिल्कुल आ गया। लेकिन मैंने अगर 8 भी दिया ना, सही चल रहा है, सही हो गया। एक और ट्राई करते हैं, 8.0 भी दूंगा तो वो 0 ही करेगा, सही है। ये चीज़ क्लियर है, 2 तरीके हो गए। अब आओ थोड़ा सा फनकारी वाला तरीका सिखा दो जी। पॉइंट वाली वैल्यू भी लेगा, इंट वाला पॉइंट में नहीं लेगा आपकी वैल्यू। ये तरीका समझ आए भाई। अब आओ एक और थोड़ा सा, मैंने यहां पर लगा दिया प्लस, सही है। अब मैं अगर 9.99 दूंगा तो भी नंबर में देगा। यानी अगर हमने प्रॉम्प्ट के सामने प्लस लगा दिया तो क्या करेगा, ये नंबर में कन्वर्ट करेगा। अच्छा जी, चलो अब एक कैलकुलेटर बनाते हैं भाई, कैलकुलेटर बनाएंगे हम। अच्छा जी, हम आए भाई, और मैंने कहा कि वार फर्स्ट नम इक्वल्स टू, मैंने कहा प्रॉम्प्ट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस। ये प्लस किस लिए लिखा है, एंटर फर्स्ट नम, सेम इसी की कॉपी कर लेते हैं।
सही है, सेकंड नाम हो गया। और देन मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया, मैंने कहा फर्स्ट नाम प्लस सेकंड नाम। सही है भाई, ये चीज़ समझ आती है। मैंने इसको कैंसिल कर दिया भाई, कैंसिल हो जा भाई। रिफ्रेश किया मैंने कहा पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 9 है, 17 आ गया। कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, अब बात करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि आप रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। रिजर्व कीवर्ड मतलब जो चीज़ जावास्क्रिप्ट ने खुद यूज की हुई है अपने लिए। जैसे आप वार का एक और वेरिएबल वार के नाम से नहीं बना सकते, वार का कीवर्ड जावास्क्रिप्ट ने खुद यूज किया हुआ है। इसी तरीके से जो कीवर्ड फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट है, टाइप ऑफ है, आप इस नाम की चीज़ों को यूज नहीं करोगे। रीज़न वो चीज़ें जावास्क्रिप्ट ने यूज की हुई जो आगे आपके कोड के लिए मसला करेंगी। तो जो रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के, आप वो यूज नहीं करोगे। अच्छा, कोई भी वेरिएबल है उसके स्टार्ट में नंबर नहीं आ सकता। ये चीज समझ आती है? किसी भी वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेसेस नहीं आ सकते। अगर आपको उसको जोड़ना है तो अंडरस्कोर से जोड़ोगे, बीच में डैश भी नहीं डाल सकते आप। सही हो गया? लिख के दिखाऊंगा, भी लिख के दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद देयर आर सम कन्वेंशंस टू राइट द नेम्स, वो भी लिख के बताऊंगा अभी आपको। पहले बात कर लेते हैं कन्वेंशंस के ऊपर। एक तरीका तो ये है कि फॉर एग्जांपल अमाद का नाम है, से मैंने कहा अमाद, यानी जो लेटर उसके अंदर स्पेसिंग ला रहा है आप उसको कैपिटल कर दो, एक्सेप्ट द फर्स्ट लेटर, कैमिल केस। नहीं समझ आया? अपना नाम लिख के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल नाम ये है, इसको मैं लिखूंगा, अगर कैमिल केस में लिखना चाहूंगा तो इस तरीके से लिख दूंगा। सही है? पास्कल केस में लिखना चाहूंगा यूं लिख दूंगा, और अगर स्नेक केस में लिखना चाहूंगा यूं लिख दूंगा। सही हो गया? वेरिएबल के नाम है, लेकिन बेटर ये है कि आप ये पहली वाली कन्वेंशन यूज करो, कैमिल केस यूज करो। आपको कॉमनली डॉक्यूमेंटेशन में भी यही तरीका नजर आएगा। सही हो? पास्कल। सही हो गया? कोई टेंशन? अच्छा भाई, तो अब मैं कहता हूं कि ये वेरिएबल नेम गलत कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो आपने यूं अगर वेरिएबल नाम लिख दिया, नेम लिख दिया, गलत है, ये इनवैलिड है। उसके अलावा आपने यूं डैश डाल दिया, गलत है। आपने स्टार में नंबर डाल दिया, गलत है। सही हो गया? ये चीजें याद रहेंगी। अच्छा ये भी क्या हो गया? अब बात करते हैं भाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। किस पे? कंडीशनल्स होते क्या हैं? आप मिसाल के तौर पे मार्केट में गई, अम्मी ने बिस्किट लाने का बोला था, चॉकलेट वाला बिस्किट लाने को बोला था, मिसाल दे रहा हूं। रियो नहीं मिला, प्रिंस लिया, प्रिंस नहीं मिला, फलाना लिया। लाइक यू हैव द चॉइसेस, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। दैट मीन्स यू आर गिविंग हिम और हर ऑप्शन कि अगर आपको ये नहीं मिलता ये काम करो, ये नहीं मिलता ये काम करो। समझ गए ना? कहानी में समझ गए? दैट मीन्स यू आर, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये सीन है, लेके आना। यानी फॉर एग्जाम्पल इतने नंबर आ गए, ए ग्रेड, इतना नहीं आया, बी। एंड में आके फेल होते हो, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। फेल ही मिलता लेकिन मिलता है। हाँ सही है? कहानी समझ आ रही है भाई? तो अब इस चीज को हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट क्लास में मैंने बात की थी
पता नहीं कही थी मेरे को याद नहीं है, कि जो आपका कंप्यूटर है ना ये दूध पीछे पीते बच्चे की तरह है, ठीक है। अब दूध पीते बच्चे की भी एक अपनी ज़बान है, वो आपको समझ नहीं आ रही थी लेकिन उसको आ रही होती है, वो आप उसे समझने की कोशिश करते हो, वो आपको नहीं समझता। तो सिमिलरली कंप्यूटर का भी यही सीन है, इसकी एक अपनी ज़बान है, अपना सेंस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, और देन उसको उसी की ज़बान में समझाना पड़ेगा आपको समझ के समझाना पड़ेगा, वो आपको नहीं समझाएगा। सही हो गया। तो अब भाई कंप्यूटर को ये डिसीजन किस तरीके से हम सिखाएंगे ये देख लेते हैं अब। सही है। हमने कहा कि भाई आपके पास दो चीज़ें होती हैं, इफ एल्स, अगर ये वरना ये। सही है। मैंने कह दिया इफ चलो दोबारा बनाते हैं एक बार। मैंने एक वेरिएबल बनाया यूज़र के नेम से और उसमें रख दिया उसामा। सही है। बल्कि नहीं, उसामा लिखता हूँ, नंबर रख देता हूँ कोई, ताकि सही से समझ आए। मैंने कहा नम इक्वल टू 10। अब मैंने इसमें कंडीशन दी, मैंने कहा अगर नम 10 के बराबर है तो आप अल्लाह टेबल के कंसोल कराऊंगा भाई। सही हो गया। क्यों चल रहा अब तक भाई? ये देखो हमने 10 के बराबर रखा हुआ था ना, अगर मैं इसको 0 भी कर देता हूं ना, सही हो गया, कोई टेंशन। अच्छा अब इसे डिसीजन लिया कैसे? देखो ये जो सिंगल इक्वल टू है इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। सही हो गया। ये चीज समझ आती है कि आप एक वैल्यू को असाइन कर रहे हो। फिर हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। क्या बोल रहा हूं? पहला कंपैरिजन ऑपरेटर मैं आपको यहां पर दिखा चुका हूं जिसका नाम है डबल इक्वल टू। दैट मीन्स आप एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो जब जब ये डबल इक्वल टू आएगा, डबल वाली वैल्यूज आएंगी, तो क्या मतलब है? आप एक वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हो आपस में। पहला तो हो गया बिल्कुल इक्वल टू, बराबर। दूसरी वैल्यू हमने क्या कही? इक्वल टू या ज्यादा या कम, यानी लेस देन इक्वल टू इसको कहते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू इसको आप कहते हो। अच्छा जी, वो भी लगा के देख लेते हैं भाई। पहले लगाता हूं मैं डायरेक्ट ग्रेटर देन लगाता हूं मैं। मैंने कहा अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो आप मुझे यस दिखाओ। यस आ रहा है। सही हो गया। और मैं कह देता हूं कि अगर नहीं है तो नो दिखा रहा है आपको। सही हो गया। यानी ये वाला ब्लॉक चला है, ये वाला नहीं चला है। यहां तक कोई मसला? अच्छा मैंने कहा लेस देन और इक्वल टू हो तब भी नो। मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, यस है। यानी 10 के बराबर तो नहीं था लेकिन 10 से बड़ा तो था ना, चल गया। यानी इसी जगह पे मैं अगर 9 रख दूं कभी भी नहीं चलेगा। यानी इस तरीके से आपने क्या दे दी? एक तरीके से रेंजेस डिफाइन कर दिया आपने। तो भाई कितने ऑपरेटर पढ़ लिए अभी कंपैरिजन के? 5 पढ़ लिए बेटा, 5 पढ़ लिए। डबल इक्वल टू पढ़ा है, ग्रेटर देन पढ़ा है, लेस देन पढ़ा है, लेस देन इक्वल टू पढ़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ा है, 5 पढ़ा दिए। तो ये आपने कहा इफ दिस, अगर ये काम नहीं हुआ ये काम करो, ये भी नहीं हुआ ये काम करो, और अगर कुछ भी ना हुआ तो ये करो। सही हो गया। जैसे कि मैंने कहा वार मार्क्स इक्वल्स टू
टाइप को कन्वर्ट करने में दे रहे हैं। मैंने कहा एंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स, सही है। और मैंने एक टोटल मार्क्स का एक वेरिएबल बना दिया, उसमें मैंने रख दिया मिसाल के तौर पे 500, सही है। मैंने एक और वेरिएबल बनाया वार परसेंटेज, या जिसका भी मोबाइल साइलेंट पे करके रखा होगा भाई। मैंने कहा मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाल एक तरीके से। ऐसे ही हमने कहा कि भाई अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है, कंसोल डॉट लॉग, कॉन्गो लिख दिया बस, सही है। परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, ए ग्रेड भी लिख देते हैं यार, सही है। ए प्लस लिख दिया मैंने, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अच्छा 80 प्लस में मैंने लिख दिया भाई ए, सही है, जाने दो। परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 किया मैंने, डायरेक्ट बी। जिसने आईएसएस भी दी हुई होगी उसको पता होगा क्या लिखा है, सही है। तो भाई साहब हम लिख देते हैं मिसाल के तौर पे, मैंने क्या दिया 350 मार्क्स मिले मेरे को, बी ग्रेड आ गया आपके पास, सही है। इसी तरीके से मैंने अगर 490 लिख दिए, ए प्लस आ गया। मैंने 150 लिख दिया, तो आपकी जो मार्कशीट बन रही होती है वो इसी तरीके से बन रही होती है, इसी तरीके से आपके मार्क्स आ रहे होते हैं और उसी तरीके से मार्कशीट जनरेट कर रहा होता है। ले ले भाई। कंडीशनल स्टेटमेंट समझ आ गई सबको? कोई परेशानी यहाँ तक? आएगा वक्त के साथ साथ बताओ, फिलहाल बाहर यूज करो बस। क्या हुआ? हमने एक नंबर को और एक स्ट्रिंग को प्लस कराया तो क्या हुआ? दोनों एक साथ मिल गए। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ कंट्रोल एक्स और आउटपुट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको स्टोर करवाता हूँ से, और मैं इसकी टाइप ऑफ ले लेता हूँ एक। क्या टाइप आ रही है? हालांकि हमने कंबाइन किसको किया? एक नंबर को और एक स्ट्रिंग को किया। दैट मीन्स व्हेन एवर यू कंबाइन अ नंबर और स्ट्रिंग, उसकी नेचर को ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट कर देगा, भले वो नंबर में खुद क्यों है या नहीं है। एक ही बात हो, उल्टा बोल दिया। सही है, सही है। यानी जब आप एक नंबर और एक स्ट्रिंग को मिला रहे हो तो आउटपुट आपके पास किस फॉर्म में आएगा? सही हो गया। मैं अगर माइनस कर देता हूं, नंबर ही आ रहा है। आउटपुट देख लेते भाई, नॉट अ नंबर। रीजन, जब आप किसी भी दो स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग बोल रहा हूं, एक नंबर को और एक स्ट्रिंग को माइनस करने की कोशिश करोगे उसके ऊपर ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। प्लस करोगे कॉन्केट कर देगा।
से ट्राई कर लेते हैं, मुझे क्या पता, कर देते हैं भाई। नया नहीं आया। यार एक एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी, रुको, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को उसमें। 2 मिनट यार। भाई एक्सटेंशन डाल के इंस्टॉल कर लेना। ये भाई का नाम देख लेना, DSZ पता नहीं क्या करके नाम है इसका, ये इंस्टॉल कर लेना। हो जाए इंस्टॉल, फिर दिखाता हूँ क्या सीन है। ये देखो, पहले मैं पूरा पूरा कंसोल लॉग लिखता था ना, मैंने खाली CLG लिखा, कंसोल लॉग पूरा आ गया। मैंने इफ लिखा, ये देखो पूरा का पूरा FLC बना के दे दिया। तो यू नीड टू स्पीड अप योर सेल्फ। तुम लोग की वजह से लैपटॉप भी पूरा खाली करके लाना पड़ेगा, इन लोगों के सामने करके दिखाऊं। सही हो गया। तो CLG किया, कंसोल लॉग आया, मैंने कहा num1 प्लस num2, क्या हो गया, ओके सही है। प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तीसरे को उसके बाद छोड़ा हुआ मैंने जानबूझ के। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू में करता हूँ 2, इसकी वैल्यू में करता हूँ 3 से। मैंने किया डबल स्टेरिक, क्या हुआ, पावर है। यानी जब आप डबल स्टार लगाओगे दैट मीन्स पावर है। यानी मिसाल के तौर पे मैंने 4 किया तो 2 की पावर 4, यानी जो पहले वाली वैल्यू होगी उसके ऊपर पावर आ रही होगी। सही हो गया। चलिए, इसी तरीके से आप जब परसेंटेज लगाओगे 2 आया। ये क्या किया भाई इसने, मॉड्यूलस, मैंने इसको कर दिया 5, बल्कि नहीं, ऊपर वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बनाया, अब भाई ये देखो, मैं चाहता हूं कि इस नंबर की एक वैल्यू बढ़ जाए, तो मैं क्या करूंगा, num1 इक्वल टू num1 प्लस 1, ऐसे ही ना, कि num1 के अंदर एक वैल्यू, ये लो भाई 6 आ भाई, सही है। अगर मुझे इसे कम करना है माइनस कर दूंगा, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लीकेटिव कर दूंगा, बल्कि थोड़ा सा वैल्यू छेड़ते हैं ना, करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहे हैं, करते हैं सब।
नेस्टेड इफ, भाई हम एक वोटिंग सिस्टम बना रहे हैं, सही है, वोटिंग सिस्टम लॉजिक में ये लगा रहा हूँ। अब भाई ने इम्प्लीमेंटेशन की बात कर दी, अब आप बोलोगे ये +1 इक्वल टू कहाँ लगेगा, ऐसे ही ऐड टू कार्ड में आपकी यही लॉजिक लगी होती है। आप क्लिक करते हो, वो कार्ड का काउंट बढ़ाता रहता है और 1 बाय 1 बढ़ाता रहता है। कोई से एप्लीकेशन में लगाते हो कि अगर सही जवाब दे मार्क्स में 10 बढ़ा दो, नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करनी है, गलत जवाब दे मार्क्स में से इतना डिडक्ट करो। दिमाग लगाओ थोड़ी, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, अब नेस्टेड इस पे जाएंगे हम, सही है। सही हो गया। उसके बाद अफगानी भी आ जाते हैं भाई वोट देने। तुम तो वो वाली बात कर रहा जी, अब डिग्री तो डिग्री है, असली हो जारी। अच्छा जी, नेशनैलिटी भी हो गया, सही है। उसके बाद जेंडर, नेशनैलिटी में +2 लगा दिया, स्ट्रिंग वो हटा दिया, हटा दिया भाई, हटा दिया, हटा दिया। अपनी गलतियों का पता नहीं लगता, मेरी गलतियां फौरन पकड़ेंगे लोग। कैप्स लॉक क्यों क्लिक हो गया? सही हो गया। पहले एक दफ़ा मैं करवा के देखता हूँ कंसोल में मेरे पास इन चारों चीज़ों के इनपुट क्या आ रहे हैं मेरे पास। मैंने कहा एज, नेशनैलिटी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, पाकिस्तानी, आ गया। इनपुट तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं हमारे पास। अब बनाना शुरू करते हैं स्टेटमेंट्स। मैंने बनाया भाई इफ एल्स। मैंने पहली कंडीशन क्या लगाई कि मैंने कहा एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, सही। उसके बाद अगर ये ट्रू हो जाए फिर एक और इफ। ओहो क्या कर रहा हूँ यार मैं, सही है। इसके अंदर एक और इफ लगाया मैंने कि अगर एज 18 है, 2 मिनट, इफ एल्स लगाना चाहिए था पूरा। कि नेशनैलिटी आपकी डबल इक्वल्स टू, ये कौन अरबी वाला है भाई, पाकिस्तानी से। अगर आप पाकिस्तानी भी हो फिर एक और कंडीशन लगाओ, बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ, सही है। इसके अंदर मैंने फिर एक और इफ लगा दिया, सही है। ओह सॉरी, सही है।
तो भाई देखो ये वाला इफ, अबे कितने एल्स लगा दिए मैं तो, खुद ही घूमी हूँ मैं तो। दो मिनट ना, स्टेप वाले जाएंगे, क्यों टेंशन है। ये वाला इफ एल्स इसका है, ये वाला इफ एल्स इसका है। ओके, इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो। पहला एल्स मैंने किसके लिए लगाया था, नेशनैलिटी के लिए, वो तो नीचे है ना। ये वाला एल्स की बात, चलो एज की बात की मैंने कंसोल लॉग में डायरेक्ट बोला सॉरी यू आर अंडर एज, सही। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके। उसके बाद बात आई नेशनैलिटी पे। सही है, पहली चीज हो गई। उसके बाद मेल की बारी आई। सही है। उसके बाद मान जाए क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद अब जेंडर पे बात आई, तो मैरिटल स्टेटस पे बात आई। बंदे ने बोला डबल लेकर, सॉरी सही बोल रहा है। सही हो गया, सही है। अब आ जाओ चला के देख ले। ये समझ आती है, दैट मीन्स हमारी कंडीशन तो सारी सेटिस्फाइड चल रही है। बट इस सब को ही मैं एक ही स्टेटमेंट में भी लिख सकता हूँ, यानी इधर डायरेक्ट बोलूंगा तो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। कैसे, आ जाओ अब ये देखते हैं। नेस्टेड इफ समझ आ गया कि नहीं। मैंने एक स्टेटमेंट बनाया इफ एल्स का। मैंने कहा अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो एंड नेशनैलिटी डबल इक्वल्स टू पाकिस्तानी हो एंड जेंडर डबल इक्वल्स टू मेल हो। और क्या था, मैरिटल स्टेटस
डबल इक्वल्स टू एन हो। यहाँ पर अभी एक मिस्टेक है, यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करो तो मैंने फिर एम्बिग्विटी क्रिएट कर दी है, सही है। तो फॉर दैट हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप ये स्टेटमेंट्स दे रहे हो, देखो ये जो छोटे छोटे ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमेशा ब्रैकेट में लिखूँ। सही है, आपने लिख दिया CLG सही है, यस है। और अगर मैं इसमें 17 देता हूँ, पाकिस्तानी मेल एंड नो ही देगा, सही हो गया। तो आप इस तरीके से भी चेक करवा सकते हो। अच्छा, अब एंड का मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली ट्रू, ये चलेगा ही तब जब ये सारी कंडीशंस सही होंगी। अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल यार चलो ज़रूरी नहीं है कि भाई ये दोनों कंडीशन ट्रू हों, और लगा दोगे आप इन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान, आपने और का गेम कर दिया, कोई भी एक ट्रू बोल दिया चल जाएगा, सही है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, मैंने लिखा भाई एज मैंने लिख दी 19, मैंने लिखा पाकिस्तानी, जानबूझ के लिखा है, नो ही दे। रीज़न, जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। अगर फॉर एग्जांपल आपने, जैसा कि मैंने कहा कि ये जेंडर वर्ड लिखा है आपने, और आपने अगर जेंडर यू लिख दिया तो ये दोनों अलग नेशनैलिटी डबल इक्वल्स टू पाकिस्तान, और नेशनैलिटी डबल इक्वल्स टू स्मॉल वाला पाकिस्तान। यानी जब आप इस स्टेटमेंट को डिसाइड कर रहे हो तो आपने कहा या तो ये वाली या तो ये वाली, इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाने दो, सही है। आज चला के देख लेते हैं अब इसको। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने कहा 19, इस बार मैं क्या लिख रहा हूँ? पाकिस्तानी, स्मॉल वाला देखो, वो पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान करता हूँ, सही, ताकि सही चल जाए। मैंने कहा मेल, मैंने कहा नो, अभी भी नो आया भाई, क्यों? सेव नहीं किया हो ना, सेव नहीं किया होता इसलिए। पाकिस्तानी, जेंडर मैंने लिख दिया मेल, सही हो गया, और वाली कंडीशन भी समझ आ गई। अब एक चीज़ नोटिस करो कि क्या ये अजीब बात नहीं है कि यानी अब मुझे फॉर एग्जांपल एक ही चीज़ है, उसके इतने मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट करने पड़ रहे हैं कि अगर एक पाकिस्तानी देना पड़ रहा है तो मैं स्मॉल में बना रहा हूँ, और क्या बोलते हैं कैपिटल केस में भी बना रहा हूँ, और फिर कोई महान हस्ती आ गया वो पूरा कैप्स लॉक में कर दे फिर, और कोई थोड़े से पाकिस्तानी बच्चे आ गए उन्होंने अगर ऐसे लिखना शुरू कर दिया, फिर मैं क्या करूँगा? बहुत सारी मखलूक ऐसी भी पाई जाती हैं यहाँ पर, फिर क्या करूँगा? तो इसका एक हल है, दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि फॉलो किया भी जाता है, सही है। आप करते हैं क्या हो कि यूज़र जो भी इनपुट दे आप उसको अपनी मर्जी के इनपुट में कन्वर्ट कर देते हो। मसलन कैसे आया देखते हैं अभी। यूज़र नेम इक्वल टू, खुद ही ज़रा अच्छी बात है, सामा दे जैसे मैंने लिखा यूज़र नेम
डॉट टू अपर केस, इसने क्या किया, कैपिटल कर दिया। सही है। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं, यानी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा var यूजर नेम इक्वल्स टू सामा, सही है। और मैंने कहा कंसोल लॉग यूजर नेम डॉट टू लोअर केस कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लोअर केस उसने क्या किया, सबको ही लोअर कर दिया। अपर केस उसने क्या किया, जितने थे उसको अपर कर दिया। तो अब अगर हम सेम इसी लॉजिक को यहां पर ट्राई करें, मैं इसको फिर से ओपन कर देता हूं। यहां पर ये आया, तो मैं इस स्टेटमेंट की जगह पर इसकी कॉपी बना दो ताकि ये लिखी रहे, क्योंकि कोड तुम्हें वो देना भी पड़ेगा। मैं अगर इस स्टेटमेंट की जगह पर नेशनैलिटी डॉट टू लोअर केस डबल इक्वल्स टू पाकिस्तानी कर दूं, तो अब मैं अपर में दूं लोअर में दूं, जैसे दूं सबसे चलेगा। मेरी मर्जी में दे दूं, इसमें क्या है, मसला थोड़ी है। सही है। क्यों पर देना पड़ेगा भाई, बताओ बताओ क्यों देना पड़ेगा। आ रहा है किसमें, वो नेशनैलिटी के वेरिएबल में आ रहा है ना, उसी नेशनैलिटी के वेरिएबल के साथ मैंने टू लोअर केस लगा दिया। कहीं पे भी लगा सकते हो, मसला थोड़ी है यार। जैसे तुम बोल रहे हो वैसे भी लगा के दिखाता हूँ, टेंशन नहीं है, लगा के दिखाता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।